नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सभी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य और सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तक है। अब हम लोग आधुनिक काल के अंतर्गत तृतीय उत्थान को पढ़ रहे हैं और इसी में काव्य खंड में हम पढ़ रहे हैं। लगभग पुस्तक के अंतिम भाग के और हम लगातार बढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमने कल यह देखा कि शुक्ल जी ने छायावाद के विषय में जो कुछ भी कहा है, तो वो पूरे छायावाद को लेकर उनकी एक सी राय नहीं है। छायावाद के अंतर्गत वह कविताएं जिनमें रहस्यात्मकता और केवल मधुमयी कल्पना है, उसको शुक्ल जी उतना पसंद नहीं करते। बजाय उन कविताओं को वो ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें कुछ अर्थ भी निकल के सामने आ रहा हो, या कोई जन कल्याण के उद्देश्य, या जिससे कोई समाज में सकारात्मक संदेश, अगर सार रूप में संक्षिप्त में समझ, जिससे समाज को कोई सकारात्मक संदेश जा रहा हो, ऐसी कविता को शुक्ल जी अधिक पसंद कर रहे हैं। कल उन्होंने बहुत सी पंत की कई कविताओं और निराला की कई कविताओं का उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट की थी। आज की कक्षा में हम छायावाद को पूर्ण प्रकरण के रूप में पढ़ने से पहले आज की कक्षा में छायावाद से संबंधित और छायावाद के प्रारंभिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और कवियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाकी चीजें साथ के साथ देखते चलेंगे व्याख्या रूप में। इधर हमारे साहित्य क्षेत्र की प्रवृत्तियों का परिचालन बहुत कुछ पश्चिम से होता है। पाश्चात्य साहित्य की बहुत सारी प्रवृत्तियों का अनुसरण हिंदी साहित्य में किया जाता है। कला में व्यक्तित्व की चर्चा खूब फैलने से कुछ कवि लोक के साथ अपना मेल न मिलने की अनुभूति की बड़ी लंबी चौड़ी व्यंजना कुछ मार्मिकता, कुछ फक्कड़पन के साथ करने लगे हैं। लोगों का भाव अलग है और उन कवियों का अंतर्मन कुछ और कह रहा है। व्यक्तित्व प्रधान हो गया, व्यक्ति प्रधान रचनाएं उस समय होने लगे। ये शुक्ल जी हमें समझाना चाह रहे हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि भाव क्षेत्र में असामंजस्य की इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है। वो कहते हैं कि अपना जो एक व्यक्तित्व है, पर्सनल जो अपना है, उसकी भी अभिव्यक्ति का स्थान तो है, किंतु यह कोई व्यापक या स्थायी मनोवृत्ति नहीं है। यह हमारे साहित्य की व्यापक और स्थायी मनोवृत्ति नहीं है। क्यों कह रहे हैं शुक्ल जी? क्योंकि हमारे यहाँ समाज महत्वपूर्ण है, व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रवृत्त रहा है जहां जाकर प्राय सब हृदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्य को लेकर अनेकता में एकता को लेकर चलता रहा है, असामंजस्य को लेकर नहीं। अर्थात हमारा साहित्य और हमारी सांस्कृतिक विशेषता क्या है? अनेकता में एकता, जहां विभिन्न वर्गों के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। ये हमारे भारत की व्यवस्था विशेषता। उसी प्रकार साहित्य भी कैसा होना चाहिए? जहां सबको अपनी अपनी तरह की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता तो हो, लेकिन उसका जो मूल भाव निकले वो समाज के हित में निकल के आए। उससे जो हम ग्रहण करें वो सकारात्मकता हम ग्रहण करें, किसी प्रकार की नेगेटिविटी या किसी प्रकार की ऐसी चीज जो समाज के लिए हितकर नहीं है वो ग्रहण न कर पाए। वही साहित्य श्रेष्ठ है, जिसमें लोक मंगल का विधान हो, शॉर्ट में यदि मैं कहूँ तो। ठीक है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा व्यक्ति का हल्ला, पहले जो भी काम किया जाता था उसमें ये देखा जाता था कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत से व्यक्ति बहुत से डर से अनैतिक कार्य वो नहीं करता था, क्योंकि समाज पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि उससे बहुत ज़्यादा कई सारी परेशानियां भी थी। अब धीरे धीरे व्यक्ति अहम होने लगा कि नहीं, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने मन में आए जो करो ये करो। उसका कारण क्या रहा कि व्यक्ति अकेला रह गया। खूब अच्छी अच्छी नौकरियां भी हैं, लेकिन बच्चे को एक बेहतर बचपन दे सके इतना भी समय किसी के पास नहीं है ना। दादा नानियों का परिवार ही नहीं रहा जो उन्हें एक बेहतर कहानी सुना पाता। एक ऐसा परिवार या व्यक्ति कुल मिला के अकेला रह गया इस व्यक्ति की खोज में। खोज ही व्यक्ति की करिए तो व्यक्ति को तो पा गया,
लेकिन परिवार और समाज से वे उत्तरोत्तर दूर होता चला गया। उसका परिणाम हम देखते हैं, युवाओं में बढ़ता असंतोष, आत्महत्याएं, क्योंकि व्यक्ति इतना अकेला हो गया है इस व्यक्तित्व और व्यक्ति की खोज में कि समाज के साथ वो सामंजस्य नहीं कर पा रहा, और उसके परिणाम बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं कहे जा सकते। ठीक है, तो सब चीजों का अपना महत्व है। साफ है कि इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है, पर यह व्यापक या स्थायी मनोवृत्ति नहीं हो सकती। अकेलापन आप हमेशा नहीं कर सकते ना, झेल सकते। कहीं ना कहीं आपको किसी प्रिय की या परिवार की, समाज की आवश्यकता है ही। उपयुक्त परिवर्तनवाद और छायावाद को लेकर चलने वाली कविताओं के साथ साथ दूसरी धाराओं की कविताएं भी विकसित होती हुई चल रही हैं। द्विवेदी काल में प्रवर्तित विविध वस्तु भूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलने वाली काव्य धारा सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण, तुलसीराम शर्मा दिनेश इत्यादि अनेक कवियों की वाणी के प्रसाद से विविध प्रसंग, आख्यान, विषय लेकर निथरती और प्रौढ़ प्रगल्भ होती चली आ रही है। उसकी अभिव्यंजना प्रणाली अब अच्छी सरसता और सजीवता की अपेक्षा वक्रता का भी विकास होता चल रहा है। यानी कि अब जो कविता है, भारतीय जो काव्य है, वो अपने पूर्ण परिपक्व रूप में पहुंच गया है छायावाद तक आते आते। यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने और प्रेम गान की परिपाटी का फैशन चल पड़ने के कारण अर्थभूमि का बहुत कुछ संकोच हो गया है, और हमारे वर्तमान काव्य का बहुत सा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक बंधी लीक पर बहुत दिनों तक चला। फिर भी स्वाभाविक स्वच्छंदता के उस नूतन पथ का ग्रहण करके कई कवि चले जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के संबंध में द्वितीय उत्थान के भीतर कहा जा चुका है कि ठीक है, ये सब चीजें हम पहले भी मैंने आपको छायावाद के विषय में पढ़ाया था। द्वितीय उत्थान के अंतर्गत भी मैंने आपको एक प्रसंग बताया था जहां छायावाद का हल्का सा इशारा शुक्ल जी ने कहा था और मैंने आपको व्याख्या करके बताई थी। तो यहाँ पुनः व्याख्या नहीं करूंगी, आगे बढ़ते हैं। तृतीय उत्थान के आरंभ में मुकुटधर पांडे की रचनाएं छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन स्वच्छंद मार्ग निकाल रही थी, यह भी हम दिखा आए हैं। मुकुटधर जी की रचनाएं नरेतर प्राणियों की गतिविधि का भी राग रहस्यपूर्ण, अब यहाँ रहस्य तो है लेकिन राग भी है, प्रेम भी है, प्रेम रहस्यपूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर झुकती मिलेंगी। बस उतनी ही जो कि स्वाभाविक हो सकती है, जो प्रकृति के अनुकूल है। मतलब बहुत से लोगों का देखा होगा ना, कुछ को तो अपनी इसको शॉर्ट रूप में समझे, अपने आसपास माहौल में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर समय अपनी बात ऊपर करना चाहते हैं। व्यक्तिगत वो अपनी वो बता ही देंगे, मतलब अपना ही अपना उनको हमेशा अपनी गाय रहते हैं, वो किसी की ना सुनते हैं ना समझते हैं। तो केवल व्यक्तित्व ही व्यक्तित्व जहाँ महत्वपूर्ण होता है वहाँ समाज छूट जाता है और चीजें छूट जाती हैं ना। तो ऐसे लोगों का किसी के साथ सामंजस्य नहीं होता, और केवल एक ऐसी कविता जो व्यक्तिनिष्ठ हो, वो कविता भी अन्य साहित्य के साथ बराबर उसी महत्व को लेकर नहीं चल पाती। सर्वश्री शियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर गुरु भक्त सिंह, उदय शंकर भट्ट इत्यादि कई कवि विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता का मर्म पथ ग्रहण कर चले हैं। तो ये सब कैसे हैं? इनमें स्वाभाविक स्वच्छंदता है ना, कोई विद्रोह की भावना नहीं है। ठीक है, अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ उनका सामंजस्य है, समाज के साथ सामंजस्य है। वे ना तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिए छंदों का तिरस्कार करते हैं, ना उन्हीं में एक बारगी बंद कर चलते हैं। कैसे हैं? यदि साहित्य के अंतर्गत स्वच्छंदता को समझे तो फिर कैसे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नया लिखना है तो इसीलिए केवल छंदों का तिरस्कार करो। ठीक है, आप उपयोग नहीं करना चाहते छंदों का, मत करो, लेकिन केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिए तिरस्कार नहीं करते और ना उन्हीं में एक बारगी बंद कर चलते, और ना ये ऐसे हैं कि छंदों में ही बंद कर चलें। वे प्रसंग के अनुकूल परंपरागत पुराने छंदों का व्यवहार और नए ढंगों के छंद और चरण की व्यवस्थाओं का विधान भी करते हैं। ये सामंजस्य दिखता है कि जहाँ जरूरत है वहाँ पुराने छंदों में वर्णन कर दिया, और जहाँ नए की आवश्यकता है वहाँ नए का अनुसरण किया। यही तो होता है, यही तो एक सुखी जीवन का रहस्य भी है। यदि जैसा कि मैंने कहा कि साहित्य हमें बहुत कुछ सिखाता है, विशेषतः संस्कृत और हिंदी साहित्य। देखिए, नई नई जो चीजें हैं जो अच्छी हैं, समाज के लिए अनुकूल हैं, उनको हमें ग्रहण करना चाहिए ना। कोई नई परंपरा है, कोई नई चीज है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारी चीजें नई ग्रहण करके पुराने को केवल इसलिए छोड़ देना कि हमें तो मॉडर्न बनना है तो पुरानी सभी चीजों का हम विरोध करेंगे, वो गलत है। ठीक है, तो जहाँ ज़रूरत है पुराने की वहाँ पुरानी प्रथाएं चलती रहें। हमारे 30 त्योहार हैं, हमारे जो मान सम्मान बड़ों को देने की जो प्रवृत्ति हैं,
तो जो अच्छे अच्छे गुण हैं हमारे, वो सब कुछ हमें जीवन में अपनाना चाहिए। बस नया क्या होना चाहिए कि जहाँ कोई आप पर हावी होने की कोशिश करे, आपके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करे, उसको चुप रह के सहन नहीं करना चाहिए। शुरुआती दौर में चुप रहना चाहिए अगर उससे, लेकिन जब आपको लगे कि भाई ये कुछ अति हो गई तो हमें कह भी देना चाहिए, है ना, दब कर नहीं रहना चाहिए। जो भी कुछ है, ऐसा कुछ नियम भी नहीं पाल लेना चाहिए कि जिंदगी ही समाप्त हो जाए घुट घुट के, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वे प्रसंग के ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजक, चित्र विन्यास, लाक्षणिक वक्रता और मूर्तिमत्ता, सरस पदावली आदि का भी सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों को सब कुछ नहीं समझते। एक छोटे से घेरे में इनके प्रदर्शन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई देते। उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत और जीवन की अनंत विधियों में हृदय को साथ लेकर विचरने के लिए आकुल दिखाई देती है। कैसे हैं ये स्वच्छंदतावादी कवि? व्यक्त जगत की भी बात करते हैं, संसार की भी बात करते हैं, और जीवन के जो अनंत प्रसंग हैं जिनके बारे में प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं दिखाई देता, बहुत सारे विद्वानों ने जिनके विषय में लिखा है, जो अनंत है ईश्वर, उसमें भी हृदय को साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप कल्पना में खो रहे हो, या ऐसा नहीं है कि इतना यथार्थवादी वर्णन कर दिया कि पढ़ने में बीभत्स सा लगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ आवश्यकता के हिसाब से चलता है। जैसी कविता है उसी के हिसाब से वो साहित्य रचना करते हैं, उसी के हिसाब से छंद, लय, तुक, वक्रता, सरस पदावली, मूर्तिमत्ता का प्रयोग वो करते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं, तृतीयोत्थान की प्रवृत्तियों के इस संक्षिप्त विवरण से ब्रजभाषा काव्य परंपरा के अतिरिक्त इस समय चलने वाली खड़ी बोली की 3 धाराएं स्पष्ट हुई होंगी। कौन कौन सी बेटू? गो फ्रॉम हियर। कौन कौन सी? द्विवेदी काल की क्रमशः विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा, छायावाद कही जाने वाली धारा, और स्वाभाविक स्वच्छंदता को लेकर चलती हुई धारा, जिसके अंतर्गत राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन की लालसा व्यक्त करने वाली शाखा भी हम ले सकते हैं। तो स्वच्छंदता वाली ये जो चलेगा, स्वच्छंदतावादी कवि और कविता, उस प्रसंग में इसको विस्तार से यहाँ लिखेंगे शुक्ल जी। ये धाराएं वर्तमान काल में चल रही हैं, मतलब शुक्ल के समय में ये चल रही थी, और सभी इतिहास की सामग्री नहीं बनी है, इसलिए इनके भीतर की कुछ कृतियों और कुछ कवियों का थोड़ा सा विवरण देकर ही हम संतोष करेंगे। इतिहास की सामग्री नहीं बनी है, यानी कि ये खत्म नहीं हो गई हैं। जब शुक्ल जी ये वर्णन कर रहे हैं तो छायावाद चल रहा है, द्विवेदी काल के विशेषताओं को लेकर भी काव्य रचना हो रही है, और कुछ नई स्वच्छंदता को लेकर भी लग रही है। तो इतिहास की सामग्री नहीं बनी कि सब कुछ इनके बारे में कोई निर्णय शुक्ल जी दे पाए, बल्कि ये चल रही है, तो थोड़े में ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि इन धाराओं में अभी और लिखा जाना बाकी है। हमारे समय तक बहुत कुछ लिख गया है। इनके बीच मुख्य भेद वस्तु विधान और अभिव्यंजना कला के रूप में परिमाण में है, पर काव्य की भिन्न भिन्न धाराओं के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि कोई एक विशेषता दूसरी में कहीं दिखाई ही ना पड़े। जबकि धाराएं साथ साथ चल रही हैं तो उनका थोड़ा बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही। एक धारा का कवि दूसरी धारा की किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुणता दिखाने के लिए कभी कभी इच्छा कर सकता है। अब आप इसे कहेंगे कि कैसे कर सकता है भाई? तो छायावाद कवियों में मैंने कल भी बताया था, पुनः आपको बता दूं, आपने निराला को पढ़ा है ना? निराला जो छायावाद, जूही की कली क्या है? छायावादी रचना है, लेकिन कुकुरमुत्ता तो प्रगतिवादी रचना है ना, उसमें तो छायावाद का आभास कहीं नहीं है। तो जब एक साथ इतने सारे बात चल रहे हैं, प्रगति है ना, और छायावाद, स्वच्छंदतावाद, तो फिर थोड़ा बहुत समय सीमा तो हम निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने जो समय सीमा बांधी उसमें कोई व्यक्ति या कवि बन गया हो या साहित्य बन गया। वो तो साहित्य को समझने के लिए हम सोच लेते हैं कि अरे पहली रचना इस सन में मिली थी, तो चलिए यहाँ से छायावाद का आरंभ मान देते हैं, यहाँ से प्रगति और यहाँ से प्रयोग। लेकिन ऐसा नहीं होता कि छायावाद खत्म हो गया तो प्रगति काल में कोई कवि वो लिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। 1936 में कामायनी लिखी ही गई है। आगे देखते हैं। धाराओं का विभाग सबसे अधिक सामान्य प्रवृत्ति देखकर ही किया जा सकता है, फिर भी 2-4 कवि ऐसे रह जाएंगे जिनमें सब धाराओं की विशेषताएं समान रूप से पाई जाएंगी, जिनकी रचनाओं का स्वरूप मिलता जुलता होगा, कुछ विशेष प्रवृत्ति होगी तो भी व्यक्तिगत होगी। अब ये कौन कौन सी हैं और जो चल रही है? अब ये ब्रजभाषा काव्य परंपरा को देखते हैं कि तृतीय उत्थान में कैसी चल रही है, क्या चल रही है या बिल्कुल ही खत्म हो गई है, केवल खड़ी बोली चल रही है, इसको देखते हैं।
जैसा कि द्वितीय उत्थान के अंत में कहा जा चुका है, ब्रजभाषा की काव्य परंपरा भी चल रही है। यद्यपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से अब ब्रजभाषा की रचनाएं प्रकाशित बहुत कम होती हैं, पर अभी भी देश में न जाने कितने कवि नगरों और ग्रामों में बराबर ब्रजवाणी की रसधारा बहाते चल रहे हैं। जब कहीं किसी स्थान पर कवि सम्मेलन होता है, तब न जाने कितने अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं से लोगों को तृप्त कर जाते हैं। रत्नाकर जी का उद्धव शतक ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं इस उत्थान में ही निकली थी। सर्गबद्ध प्रबंध काव्यों में हमारा बुद्ध चरित संवत 1969 में प्रकाशित हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध का लोकपालन चरित उसी परंपरागत काव्य भाषा में वर्णित है जिसमें रामकृष्ण की लीला अब भी घर घर में गान होता है। श्री वियोगी हरि जी की वीर सत्सई पर भी मंगला प्रसाद पारितोषक मिले बहुत दिन नहीं हुए हैं। देव पुरस्कार से पुरस्कृत श्री दुलारे लाल भार्गव जी के दोहे बिहारी के रास्ते पर ही चले हैं। अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी का रामचंद्रोदय काव्य के लिए देव पुरस्कार मिले थोड़े दिन हुए हैं। मेवाड़ के केसरी सिंह बारहट का प्रताप चरित वीर रस का एक उत्कृष्ट काव्य है, 1952 में प्रकाशित हुआ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की सरस कविताओं की धूम कवि सम्मेलनों में बराबर रहती है। प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्णदास जी का ब्रज रस इस तृतीय उत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ। इधर उमाशंकर वाजपेयी उमेश जी को ब्रज भारती का में ब्रज भाषा बिल्कुल नई सज धज के साथ दिखाई पड़ी है। हम नहीं चाहते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रज भाषा काव्य की धारा लुप्त हो जाए। उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भावों को ग्रहण करने के साथ साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती ब्रज भाषा के अधिक मेल में आना होगा। अप्रचलित संस्कृत शब्दों के अब बिगड़े रूपों में रखने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध चरित काव्य में भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का अनुसरण किया था और कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ी थी। ठीक है, तो ये कुछ और रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ये उस समय में भी, खड़ी बोली के समय में भी ब्रजभाषा में लिखी गई थी। वीर सत्सई तो खूब पूछी जाती है, बुद्ध चरित है, उद्धव शतक तो बारंबार पूछा जाता है ना, आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है। बेटा चोट लग जाएगी। तो अच्छी बात है कि ब्रजभाषा चलती रहे, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन उसको अपने अंदर कर लेना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम टॉपिक द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा, इसको भी पढ़ेंगे। और जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल पे, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, घंटी के साथ ही ऑल वाला ऑप्शन आप सब लोगों को अवश्य प्रेस करना है। यदि ऑल वाला ऑप्शन आप प्रेस करके नहीं रखते हैं तो किसी वीडियो, और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो हो सकता है कभी कोई वीडियो आपको मिले, कभी कोई ना मिले, लेकिन घंटी के साथ ही यदि ऑल वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करके प्रेस करके रखते हैं तो होगा क्या, जितने भी वीडियोस आप मैं डालूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ ऑल वाले ऑप्शन को प्रेस करके ज़रूर रखें। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे समय समय पर देखते रहें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किसी भी राज्य से कर रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। बस अपना सिलेबस हाथ में लीजिए, चेक कर डालिए। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास दोनों पुस्तकें चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से जल्दी से शीघ्र देख लीजिएगा। और मैं क्या कहूँ, ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में आप कमी बता सकते हैं। और क्या कहूँ, हाँ जी, मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्या कहना जरूरी होता है ना। हाँ, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस चैनल से जोड़िए। आप किसी भी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हो, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए है। बस आपको अधिक से अधिक अपने मित्रों को इस चैनल से जोड़ना है। चलिए, द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा। इस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रजभाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी ही चाहिए। श्रृंगारस के कवित सवैये बहुत लिखे जा चुके, अब और विषयों को लेकर और छंदों में भी रचना चलनी चाहिए। खड़ी बोली को पद्यों में अच्छी तरह ढलने में जो काल लगा, उसके भीतर की रचना तो बहुत कुछ इतिवृत्तात्मक रही, पर तृतीय उत्थान में आकर यह काव्य द्वारा कल्पनान्वित, भावविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हो गई। खड़ी बोली में जो छायावाद का मिला, मतलब कुल घुमा फिरा के वही सारी बातें इसमें आ रही हैं। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मंजी है। भाषा का मंजना वही संभव हो सकता है जब उसकी अपनी गतिविधि का पूरा उसमें समावेश होता हो। कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों में बैठते चले जाते हैं। एक संबंध सूत्र में भद्र कई अर्थ समूहों की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिए ही ऐसी भाषा अपेक्षित होती है। भाषा नहीं, भाषा, ऐसी भाषा अपेक्षित होती है जहां एक दूसरे में असंबद्ध छोटी छोटी भावनाओं को लेकर वाग वैशिष्ट्य की झलक या चलचित्र ही की छाया दिखाने की प्रवृत्ति प्रधान होगी। वह भाषा की समन्वय शक्ति का परिचय न मिलेगा। जहां दिखावे का प्रदर्शन अधिक होगा, वहां अलंकारों और आदि के और मतलब
उक्ति वैचित्र में ही कवि उलझ के रह जाएगा, समन्वय शक्ति का परिचय नहीं मिलेगा। व्यापक समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी रहे। स्थायी प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्य धारा में बना हुआ है। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये पंक्ति आपने पढ़ी होगी ना, क्यों है कालजयी कृति। यदि आप अपनी रचना को कालजयी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें समन्वय की चेष्टा हो, जो समाज को लेकर चल सके। ऐसा नहीं लिखना है जिसमें टूटन हो, घुटन हो। बहुत कविताएं लिखी गई, लेकिन वो कविताएं लोक सामान्य में प्रचलित नहीं है। हाँ, कुछ शिक्षित वर्ग उन कविताओं को पढ़ता है या सिलेबस में लगा दी गई तो जबरदस्ती पढ़नी पड़ती है। बाकी हमें याद कौन सी कविता रहती है जिसमें समन्वय हो, जिससे समाज में सकारात्मक भाव जा। कुल मिला के वही सब है जो तुलसीदास का काव्य है। देखिए, रामचरितमानस इतनी फेमस क्यों है, यदि आप इसका उत्तर पा लेंगे ना तो फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कामायनी को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें जीवन का सार देखने को मिलता है ना। उसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसको विस्तृत रूप में समझाऊंगी। कुछ ऐसा जहाँ जुड़ता हुआ हम महसूस करते हैं। आपका बंटी 1940 के आसपास लिखा गया था, तब जितना लिखा गया था उससे ज्यादा प्रासंगिक वो आज है। क्यों जुड़ाव महसूस करते हैं, उसमें कुछ तो है ना ऐसा। समाज की एक विशिष्ट समस्या का उसमें चित्रण किया गया है जो वर्तमान में और भी फलती फूलती जा रही है ना। एकल परिवार होना, नौकरी पेशा होना, बहुत कुछ है जिससे बच्चे अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। तो वो जो कृतियां हैं उनमें जब कुछ लोक हित से संबंधित कोई उसमें उद्देश्य छिपा रहता है, उसमें ऐसा कहीं भी लेखिका ने नहीं किया है कि उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वो कोई आचार्य नहीं है, जो बात है उसको सीधा सीधा लेखिका ने कह दिया है। लेकिन हम समझ पाते हैं कि कहाँ भूल हुई, कहाँ गलती हुई, और हम ये समझ पाते हैं और उसको पढ़ने के बाद एक बेहतर माँ हम बन जाते हैं, बेहतर अभिभावक बन जाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ हमें ऐसा नहीं करना है जो बंटी के साथ हुआ। हम ये महसूस करने लगते हैं कि जो बंटी के साथ हुआ वो गलत हुआ। मैं बार बार आपको इसके उदाहरण इसलिए देती हूँ क्योंकि ये रचनाएं हमने चैनल पे पढ़ ली। अभी मैं किसी और के बारे में बताऊंगी तो आप कहोगे कि अरे पता नहीं कौन सी बुक है, इसलिए मैं आपका बंटी का उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि वो हमने चैनल पे पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। रामचरितमानस में भी इसीलिए रामचरितमानस फेमस है क्योंकि कहीं ना कहीं वो समाज का कल्याण करता हुआ है, उसमें त्याग की भावना है। और जहाँ केवल व्यक्ति विशिष्ट हो जाता है, अपने लिए सोचेगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन उसमें समाज महत्वपूर्ण है, समाज के लिए क्या श्रेयस्कर है, समाज को हम जो कर रहे हैं उसका समाज में क्या मैसेज जाता है, इस बात को लेकर रामचरितमानस की जो रचना हुई है, बहुत सी कमियां उसमें ढूंढ सकते हैं हम वर्तमान के अनुसार, लेकिन फिर भी हर घर में वो पुस्तक पूजी जा रही है, तो कुछ तो विशेषता उसमें होगी। कुल मिला के यदि आप रचना करना चाहते हैं तो ऐसी रचना करिए जो लंबे समय तक जीवित रहे। उसके लिए उसमें लोक मंगल का विधान होना आवश्यक है। अब इसकी बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे अर्थ भाव आप ग्रहण कर सकते हैं। मैं कक्षा को आगे बढ़ाती हूँ। जो आप लोग जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप किस परीक्षा की तैयारी के लिए ये वीडियोस देख रहे हैं ना, ताकि उसके सिलेबस को देख के फिर ये पुस्तक समाप्त होने वाली है तो फिर इसके बाद कुछ जो नया पढ़ाना है तो फिर वो उसी को लेकर हम पढ़ाएंगे। वैसे मेरी नज़र में अभी यूपी पीजीटी या प्रवक्ता भर्ती जो चल रही है एक वो है, और दूसरी जो है नेट जेआरएफ का तो मैं आपको करवाती ही हूँ, कहने की आवश्यकता नहीं। और उसके अलावा है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वाली। 2 परीक्षाओं के विद्यार्थी शायद इस समय सर्वाधिक हैं चैनल पे। बाकी यदि आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा ताकि आपका भी सिलेबस मैं चेक कर लूँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है, हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार। इन छंदों की लयों के भीतर नाद सौंदर्य की हमारी रुचि निहित है। नवीनता में बट्टा लगने के डर से ही छंदों को छोड़ना, सहृदयता को अपने से दूर बताना है। नई रंगत की कविताओं में जो पद्य या चरण रखे जाते हैं उन्हें प्राय अलापने की जरूरत होती है, पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और अलाप के साथ गाना दोनों अलग अलग हैं। ये बहुत सूक्ष्म अंतर हैं जो शुक्ल जी जैसा विद्वान ही देख सकता था। बच्चे शोर नहीं करो। नहीं, वो नहीं सो के जगिए, आप उसको जगा दोगे। आप यहाँ से जाके बाहर खेल लो ना। इस धारा में कल्पना और भावात्मिका वृत्ति अधर में नाचती तो नहीं मिलती, पर बोध वृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता का प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती है। इससे कला का कौतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमाने वाली बात सामने आ जाती है। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान काव्य ही के
संचरण के लिए रास्ता खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होगा तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थ भूमियों की ओर वह बहेगा। ज्ञान को किनारे रखकर उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर यदि काव्य प्रवृत्त होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र प्रदर्शन में ही लगा रह जाएगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता जाएगा, उसकी अनेक रूपता सामने न आएगी। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि धारा एक समीचीन पद्धति पर चली। इस पद्धति के भीतर इधर आकर काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा है, यह देखकर प्रसन्नता होती है। अब इस पद्धति पर चलने वाले कुछ कवियों का उल्लेख यहाँ किया जाता है। पहले हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर साहब अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते चले हैं, इससे इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मंजती चली आ रही है। इन रचनाओं का आरंभ 1971 से होता है। अब तक रचनाओं के 5 संग्रह निकल चुके हैं, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी। प्रारंभिक रचनाएं साधारण है पर आगे चलकर बराबर मार्मिक उद्भावना और अभिव्यंजना की विशिष्ट पद्धति मिलती है। छोटी छोटी रचनाओं में जिनमें कुछ गेवियां जीवन के अनेक दशाओं की झलक है। मानवी में नारी को दुल्हन, देवदासी, उपेक्षिता, अभिमानी, भिखारिणी, वीरांगना आदि अनेक रूपों में देखा जाता है। ज्योतिषमती के पूर्वार्ध में तो असीम और अव्यक्त तुम है और उत्तरार्ध में असीम और व्यक्त उत्तरार्ध में ससीम और व्यक्त में संसार के बीच। इसमें प्राय उन्हीं भावों की व्यंजनाएं जो छायावाद के भीतर होती है पर ढंग बिल्कुल अलग अर्थात रहस्यदर्शियों का सा ना होकर भोले भाले भक्तों का सा है। कवि ने प्रार्थना भी की है, पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, दूर सदा आकाश रहे। पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, दूर सदा आकाश रहे। व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिए, कुछ असंबंध लाने के लिए नितांत अपेक्षित पद या वाक्य भी छोड़ दे रहे, अत्यंत अस्पष्ट संबंध के आधार में उपलक्षणों का व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी कविताओं में नहीं पाया जाता। आजकल बहुत चलते हुए कुछ रमणीय लाक्षणिक इनकी रचनाओं में नहीं ये 2 बार प्रिंट हो गया है। आजकल चलते हुए कुछ रमणीक लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। कुछ प्रगीत मुक्तकों में यत्र तत्र छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे पर वे खुलकर सामने आते हैं, जैसे कि सज धज कर मृदु व्यथा सुंदरी तज कर सब घर बार, दुख यामिनी में जीवन की करती है अविसार। उस अनंत के साथ अपना अटल संबंध कभी बड़ी सफाई के साथ इतने में ही व्यक्त कर देता है, तू अनंत द्युतिमान प्रकाश है, मैं हूं मलिन अंधेरा, पर सदैव संबंध अटल है, जग में मेरा तेरा, उदय अस्त सब तब तेरा साथी, मैं ही हूं इस जग में, मैं तुझ में ही मिल जाता हूं, होता जहां सवेरा। मानवी में अभाग्नि को संबोधित करते हुए कवि कहता है, चुकती है नहीं निशा तेरी है, कभी प्रभात नहीं होता, तेरे सुहाग का सुख बाले आजीवन रहता है सोता है। फूल फूल जाते मधु में, सुरभत में मलयानिल बहती है, सब लता बल्लियां खिलती हैं, बस तू ही मुरझाई रहती है। सब आशाएं अभिलाषाएं और कारागार में बंद हुई, तेरे मन की दुख ज्वालाएं मेरे मन में छंद हुई। ठीक है, तो ये हल्की सी रहस्यात्मकता तो है ना, लेकिन जैसे कि सज धज कर मृदु व्यथा में, लेकिन कहीं कहीं है, सर्वत्र नहीं है। बाकी कविताएं नई धारा के हिसाब से ही चल रही है। अनूप शर्मा बहुत दिनों तक ये ब्रज भाषा में अपनी ओजस्वी भागधारा बहाते रहे। खड़ी बोली का जमाना देखकर उसकी ओर मुड़े। कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में लिखा। फिर बुद्ध भगवान का चरित्र लेकर सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का एक महाकाव्य संस्कृत के अनेक वृत्तों में इन्होंने लिखा। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह सुमनांजलि में है। फुटकल प्रसंगों के लिए कविता चुनाव भाषा के सरल प्रवाह के अतिरिक्त सबसे बड़ी विशेषता व्यापक दृष्टि, जिसमें हमारे ज्ञानपथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक मार्मिक रूप से रखकर काव्य भूमि के भीतर ले आए हैं। अब आप कहोगे कि मैडम इतनी जल्दी जल्दी आप क्यों पढ़ रही हो? कारण यह है कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है और कोई प्रश्न भी यहाँ से बनता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बुक में लिखे हैं तो उनको छोड़ नहीं सकते, इसलिए पढ़ के सुना दे रही हूँ। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं वैसे आने की संभावना है नहीं। जीवन वर्ण में कवि की कल्पना जगत के इतिहास की विविध भूमियों का चित्र सामने लाई। इसी प्रकार विराट भ्रमण में देवी के आकाशचारी रथ पर बैठकर कवि ने इस विशद दर्शन का वर्णन किया। झलक देखिए। पीछे दृष्टि गोचर था गोल चक्र पूषण का, घूमता हुआ जो नील संपुटी में चलता, मानव जलयान के भीतर पृष्ठभाग मध्य में आता चला फेन, पीत पिंड सा उबलता, उछल रहे थे धूमकेतु धुरियों से तीव्र यान केतु तड़ित चक्र था उछलता, मारुत का मन का प्रेवेग बड़ा पीछे तब आगे चला, वाजीयूत आतप उगलता। ठीक है, तो बस ये हो गया। जगदम्बा प्रसाद हितेशी खड़ी बोली के कवित्व सवैयों में सरसता और भावभंगिमा लाए हैं जो ब्रजभाषा के कवित्व और सवैयों में पाई जाती है। ये इनकी विशेषता। यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी है तो और आकर्षक होने पर भी
तो कोई भी उसे रूखी और नीरस न कहता। रचनाओं का रंग रूप अनूठा है, आकर्षक है, पर अजनबी नहीं है। कल्लोलनी और नवोदिता में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। इनकी देखिए खड़ी बोली में भी इन्होंने ब्रज की सी मधुरता के साथ कविता की है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। दुखनी बनी दीन कुटी में, कभी महलों में कभी महारानी बनी। बनी फूटती ज्वालामुखी तो कभी हिमकूट की देव हिमानी बनी। चमकी वन विद्युत रौद्र, कभी घन आनंद अश्रु कहानी बनी। सविता शशि स्नेह सुहाग सनी, कभी आग कभी पानी बनी। भव सिंधु के बुद्बुद प्राणियों की, तुम्हें शीतल श्वासा कहें कहो तो, अथवा छलनी बनी अंबर के उर की अभिलाषा कहें कहो तो। घुलते हुए चंद्र के प्राण की पीड़ा भरी परिभाषा कहें कहो तो। नभ से गिरती नखलावली के नयनों की निराशा कहें कहो तो। परिचय। हूँ हितैषी सताया हुआ किसी का, हर तौर किसी का बिसारा हुआ। घर से किसी के हूँ निकाला हुआ, दर से किसी का दुत्कारा हुआ। नजरों से गिराया हुआ किसी का, दिल से किसी का उतरा हुआ। अजी हाल हमारा ही पूछते हो क्या, मुसीबत का एक मारा हुआ। श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। त्रेता के दो वीर नामक छोटा काव्य लिखा। लक्ष्मण मेघनाथ के युद्ध के प्रसंग को लेकर भी कुछ लिखा है। रिमझिम नाम की दो छोटी माधव और रिमझिम नाम की दो छोटी मोटी कविताएं की हैं। उत्साह की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना की है। हल्दीघाटी नामक 17 सर्गों का महाकाव्य भी लिखा है। युद्ध के समाकुल वेग और संघर्ष का सजीव प्रभावपूर्ण वर्णन कम देखने को मिलता। पद्य दिया, पढ़ के सुना देती हूँ। सावन का हरित प्रभाव हरा, अंबर पर थी घनघोर घटा। फहरा कर पंथ थिरकते थे, मन भाती थी बन मोर छटा। वारिद के उर में चमक दमक, तड़तड़ बिजली तड़क रही। रह रह कर जलता बरस रहा, रणधीर भुजा थी फड़क रही। युद्ध का वर्णन है, ओजवाणी है, पर मैं शायद ओजवाणी में आपको सुना नहीं पाई हूँ। धरती की प्यास बुझाने को वो घर रही थी घन सेना। लुह पीने के लिए खड़ी है हर रही थी जनसेना। नभ पर चमचम चपला चमकी, चमचम चमकी तलवार इधर। भैरव आनंद घनधार उधर, दोनों दल की ललकार इधर। कल कल बहती थी रणधारा, अरिदल को डूब नहाने को। तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। बैरी दल की ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सो उतर गई। था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। पुरोहित प्रताप नारायण नल नरेश नामक महाकाव्य 18 सर्गों में रोला हरिगीति का छंदों में लिखा है। और शैली उसी तरीके की है जैसी द्विवेदी जी की है। मैथिली शरणगुप्त के साकेत में भी कुछ रूढ़ियों का अनुसरण जी उबाता है। इस 20वीं शताब्दी में लोगों का मन विरहताप के लेपादि उपचार, चंद्रोपावलाभ इत्यादि में नहीं रम सकता। श्री मैथिली शरणगुप्त के साकेत में भी कुछ रूढ़ियों का अनुसरण जी उबाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, साकेत के कुछ पद्य तो हृदय को आकृष्ट करने वाले हैं, जिनके अर्थ भी बहुत अच्छे हैं, शब्द भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो पुराने उपमानों का जब वर्णन आता है ना, तो थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि हाँ, मतलब मैथिली शरणगुप्त से उस तरीके की आशा नहीं की जा सकती ना। वो इतने बड़े कवि हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा ही उनको लिखना चाहिए, है ना। हम लोगों की अपेक्षाएं कद देखकर बढ़ जाती हैं ना। शैली त्रिविक्तात्मक है। काव्य कानन नामक बड़े संग्रह में ब्रजभाषा के कुछ कविता। तुलसीराम दिनेश का भी इन्होंने परिचय दे दिया। 272 पृष्ठों का बड़ा भावी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विभिन्न अंगों को लेकर लिखा है। दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आत्र उसासों को ही बंसी का स्वर जानो। ये कृष्ण उद्धव के द्वारा गोपियों को संदेश भेज रहे हैं। द्वारका के द्वार पर बैठकर कृष्ण भगवान बलराम का ध्यान कृषकों की दशा की ओर इस प्रकार आकर्षित करते हुए कहते हैं, जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी। आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा, उसकी घर की गायों कारे दूध बना मदिरा सारा। पुरुषों के सब कामों में हाथ बटाने का सामर्थ्य स्त्रियां रखती हैं, इस बात को रुक्मणी कहती हुई मिलती है। यह सब होने पर भी भाषा प्रौढ़ चलती और आकर्षित नहीं है। तो अब इसके साथ इन सारे कवियों का उल्लेख शुक्ल जी ने कर दिया है जो उनके समय में थे। अब जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है छायावाद, तो इसको यदि मैं अब आपको पढ़ाती तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको हम कर पाते, और लेकिन अच्छे तरीके से मेरा तात्पर्य है कि अब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होने के कारण ये चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। नहीं, ये बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये आपका जो वीडियो है ना, इसके बाद आज वाला जो वीडियो है कितने नंबर का है मुझे याद नहीं है, आप लोग थोड़ा देखिएगा। इस वीडियो के बाद ये जो वाले वीडियो हैं अगर मुझे मिल जाते हैं तो ये क्रमबद्ध रूप से मैं आपकी प्लेलिस्ट में लगा दूंगी। यदि नहीं मिलते तो मैं इसको आपको पुनः पढ़ा दूंगी। आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। मैं पुस्तक को बिल्कुल जब अंत होगा ना, उस दिन आपको बता के अंत करूंगी कि आज ये इसका अंतिम वीडियो है,
और उस पर लिख भी दूंगी कि ये इसका अंतिम वीडियो है। फिलहाल यह अंतिम वीडियो नहीं है। छायावाद को व्यापक रूप से इन वीडियोस में लगाया गया है और मैं इसे पहले पढ़ा चुकी हूँ, बस इतना ही है। उन वीडियो को मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, यानी पूरी बुक वीडियो एक से लेकर जितने भी आपके वीडियो सब क्रमबद्ध रूप से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पुस्तक कोई भी पढ़िए, सभी पुस्तकें अच्छी हैं, लेकिन अगर नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो इस पुस्तक को छोड़ने की भूल मत कीजिएगा। खरीद सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा मेरा मानना है कि इस पूरी पुस्तक को पढ़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हाँ, चैनल पे आप थोड़ा सा इधर उधर की बातें करते रहते हैं। हम थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, थोड़ा सरल तरीके से मैंने पढ़ाने का आपको प्रयास किया है। आशा करती हूँ वीडियोस और ये पुस्तक आपको अच्छे लग रहे हो तो प्रतिदिन आप जो भी वीडियो देखें उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चाहे आप सरल इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे पुराने पेपर देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो नियमित तौर पर मुझे कमेंट करते हैं, वो सभी धन्यवाद का पात्र हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, अपने मित्रों को मेरे नहीं बल्कि आपके अपने इस चैनल से जोड़ रहे हैं, उन सभी के लिए बारंबार धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। समाप्त करती हूँ आज की कक्षा को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।